नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं छोटे से अमाउंट से 50,000 या 1,00,000 रुपया इन्वेस्ट करके आप अलग अलग जगह पर रियल एस्टेट खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, तो आपके मन में सवाल आएगा, अरे संजय पागल तो नहीं हो गए हो? 50,000 1,00,000 रुपए में मिलता क्या है और आप तो बात कर रहे हो मल्टीपल प्रॉपर्टीज की। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं छोटे से अमाउंट से किस तरह से आप अलग अलग रियल एस्टेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हर एक का एक सपना होता है कि मेरे पास भी एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, राइट। पहली प्रॉपर्टी कोई भी खरीदता है तो उसका मन यह कहता है कि इसमें मैं रहूं, मेरा परिवार रहे। सो वो हुई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जब पहली प्रॉपर्टी लेते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और उसके बाद हर एक को इंटरेस्ट यह होता है कि मैं एक और भी प्रॉपर्टी लूं जिसमें से मुझे रेंट इनकम आए, उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़नी चाहिए और मेरी लाइफ थोड़ी बहुत अच्छी सेटल होनी चाहिए। सो दोस्तों, यह जो ड्रीम होता है कि मेरे पास दूसरी भी प्रॉपर्टी हो या अच्छा रेंट आए, ये क्यों नहीं हो पाता, या यह डिफिकल्ट क्यों होता है, या यह सपना क्यों रह जाता है? सबसे पहला रीज़न होता है कि कोई भी रियल एस्टेट खरीदनी है या प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसमें बड़ा अमाउंट चाहिए। आजकल छोटे अमाउंट में कुछ नहीं आता, बड़ा अमाउंट चाहिए। 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए या 10 करोड़ चाहिए। उसके बाद प्रॉपर्टी लेने से ईजी नहीं होता। प्रॉपर्टी लेने के बाद अगर उसमें से रेंट चाहिए तो पहले तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, दस्तावेज होगा, 1000 टाइप के झंझट होंगे, ब्रोकरेज होगा, राइट। प्रॉपर्टी रेंट पे दी, सही आदमी को दी कि नहीं दी, वो रेंट टाइम पर देगा कि नहीं देगा, या मेंटेनेंस। आधी रात को फ़ोन आएगा प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम हुआ है, तो मेंटेनेंस के भी झंझट रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे लोकेशन पे सब प्रॉपर्टियां पहले से ही बिक गई हैं और अगर अच्छे लोकेशन पे लेना है तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, और अगर कम प्राइस में आपको लेना है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, लो डेवलप्ड एरिया में जाना पड़ता है। सो वहाँ पर रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपके पास दोस्तों 4 तरीके हैं। हाँ, 4 तरीके से आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पहला रास्ता है 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करें और वह प्रॉपर्टी खरीदें, फिर उसमें से जो भी इनकम आती है रेंट आता है। दूसरा तरीका है कुछ पैसे आप खुद के निकालें और कुछ बाकी जो है वो लोन लें, बैंक से लोन ले सकते हैं। मतलब दूसरा तरीके में आप कुछ पैसे खुद के निकालें, कुछ पैसे आप बैंक से लें, वैसे ले सकते हैं। तीसरा रास्ता होता है जब 4-5 दोस्त मिलके कुछ हिस्सा निकालते हैं, अपना जो सर्कल होता है उसमें से कई सारे दोस्त मिलके अमाउंट निकालते हैं और एक बड़ी प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं पार्टनरशिप में झंझट ज़्यादा होते हैं, कौन कब रूठ जाएगा, कौन क्या तकलीफ करेगा, किसका मन दुख होगा, पता नहीं चलता। सो ये 3 तरीके हैं प्रॉपर्टी लेने के लिए। और चौथा सबसे बढ़िया तरीका है रीट्स में इन्वेस्ट करना। हाँ दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं रीट्स क्या है। आप भी रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं छोटे से अमाउंट से और बड़ी प्रॉपर्टी का एक फ्रैक्शनल ओनर आप बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रीट्स क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गुरनानी, इंटरनेशनल ट्रेनर ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट, और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल वेल्थ प्लस। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो कमेंट अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो अभी ही हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर इस प्रकार के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसीलिए बेल आइकन अवश्य दबाइएगा। अब सवाल आता है कि आप रीट्स में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, किस तरह से शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों आसान है, जैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है। सो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं
और बहुत सारे पैसे म्यूचुअल फंड कंपनी को मिलते हैं। अलग अलग इन्वेस्टर्स अपने अनुसार इन्वेस्ट करते हैं, किसी ने 1,000, किसी ने 10,000, किसी ने 50,000, किसी ने 1,00,000 इन्वेस्ट किया। सो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास बहुत सारे पैसे आते हैं, उसमें से म्यूचुअल फंड कंपनी शेयर्स लेती है, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, या म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनकी जो पूरी टीम होती है वो रिसर्च करती है और बढ़िया शेयर्स ढूंढते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और छोटे से अमाउंट से आप अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। उसी तरह से दोस्तों रीट्स होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तो यह ट्रस्ट की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनती है और म्यूचुअल फंड की तरह ही इसमें इन्वेस्ट होता है। सबसे पहले हम ये जानें कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। सबसे पहले म्यूचुअल फंड में हम इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियों के ज़्यादा शेयर्स एक साथ लेना डिफ़िकल्ट होता है, तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है छोटे छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करें और अलग अलग कंपनियों का फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो हो सकता है आप एक कंपनी के 5 या 10 शेयर खरीद पाएँ या 50 शेयर खरीद पाएँ, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसी 10,000 से हो सकता है आपके पैसे 50 कंपनियों में इन्वेस्ट हुए। इसका मतलब डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है। और दूसरा रीज़न हम म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम इंडिविजुअली कोई भी स्टॉक लेते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर लेते हैं, तो स्टडी करना पड़ता है, इकोनॉमिक्स देखना पड़ता है, कंपनी को समझना पड़ता है, देश को समझना पड़ता है और क्या चैलेंजेस हैं उसको समझना पड़ता है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, थ्रेट्स क्या है, बहुत सारे झंझट होते हैं। उसके बाद जाकर आदमी डिसाइड करता है कौन सा शेयर लूँ, कौन सा शेयर नहीं लूँ। इसीलिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने पैसे दे दिए, जितने भी झंझट हैं म्यूचुअल फंड कंपनी देखेगी, उसके मैनेजर्स देखेंगे, उनकी टीम देखेगी, तो आप छोटे से अमाउंट से बगैर झंझट के इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरह ही दोस्तों रीट्स में भी इन्वेस्ट करना इजी होता है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको भी कौन कौन से फायदे होते हैं, आइए देखते हैं। रीट्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है तो सबसे पहले क्या 1,00,000 रुपए में आप मुंबई, दिल्ली या ऐसे ही बड़े किसी सिटी में प्रॉपर्टी ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे बड़े सिटीज़ में अगर प्रॉपर्टी लेनी है, प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी लेनी है तो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ की रिक्वायरमेंट होती है। चलो अगर आपके पास 100 करोड़ हैं भी तो ऐसी बड़ी प्रॉपर्टी आप मल्टीपल लोकेशन पे कैसे ले सकते हैं। उसी 100 करोड़ में से आप दिल्ली में भी प्रॉपर्टी लेंगे, मुंबई में भी प्रॉपर्टी लेंगे, कोलकाता में भी लेंगे, चेन्नई में भी लेंगे, बेंगलोर में भी लेंगे, हैदराबाद में भी लेंगे। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। अलग अलग जगह पर मल्टीपल लोकेशन पर प्राइम प्रॉपर्टी अगर लेना है, उसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसका रास्ता है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आज हम पूरा जानने वाले हैं उसके बारे में। सपोज 50,000 लोग मिलते हैं और उन्होंने 1-1 लाख रुपया निकाला, तो अमाउंट बहुत बड़ा हो गया, एक ट्रस्ट बन गई और अब इतने बड़े अमाउंट से आराम से किसी भी लोकेशन पे या अलग अलग लोकेशन पे अच्छी प्रॉपर्टी ली जा सकती है, जिसमें से रेंट आएगा, इनकम आएगी और प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि सर अगर हमारे पास 25-50 लाख रुपए हैं तो हम डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टी लेना, ये रीट्स में क्यों जाए। तो आइए दोस्तों कंपेयर करते हैं कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी लेना और रीट्स में क्या फ़र्क है। अगर आपके पास 25-50 लाख रुपए हैं, राइट, तो आप एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसका जो लोकेशन है वो भी कैसा है पता नहीं चलता, भविष्य क्या होगा पता नहीं चलता, क्योंकि सब कुछ हमें ढूंढना पड़ता है, उसकी इंक्वायरी करनी पड़ती है, उसका जजमेंट लेना पड़ता है, और फिर भी एक ही जगह ले पाएंगे, अलग अलग जगह नहीं ले पाएंगे। डायरेक्ट अगर इन्वेस्ट करते हैं तो एक ही जगह एक ही प्रॉपर्टी मिलेगी, और अगर रीट्स में जाते हैं तो डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि आपके उसी 20-25 लाख रुपए में से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो होती है मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है।
अगर आप खुद 25-50 लाख में एक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो सबसे पहले ब्रोकर ढूंढते हैं। वो ब्रोकर आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाता है, उसमें से आप सिलेक्ट करते हैं, राइट। उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, लीगलिटी चेक करनी पड़ती है, उसका फ्यूचर कैसा होगा वो देखना पड़ता है, और उसके बाद प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस देखने पड़ते हैं, राइट। यह सब झंझट इंडिविजुअली लेने पड़ते हैं। लेकिन यही सेम डिसीजन 25-50 लाख रुपए अगर रीट्स में इन्वेस्ट होते हैं तो सब झंझट उस कंपनी के होते हैं, आप फ्री होते हो। अब दूसरा सवाल आता है, सर रीट्स में क्यों इन्वेस्ट करें? जो कंपनियां हैं या जो म्यूचुअल फंड्स हैं जो रियल एस्टेट की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनीज के शेयर क्यों न ले? वो भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी के शेयर्स लिए तो क्या होगा? आपके पैसे उस कंपनी में गए, वह कंपनी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करती है, तो वह कंपनी ज़मीन भी ले सकती है और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ भी ले सकती है, होटल्स भी ले सकती है, मॉल्स भी ले सकती है, राइट। उसमें से कमाएगी, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि जो इनकम आएगी वो आप तक आएगी। इसका मतलब डिविडेंड आपको मिलेगा कि नहीं। नॉर्मली आपका इंटरेस्ट क्या होता है? प्रॉपर्टी लें और उसमें से रेंट आना चाहिए, उसमें से रेगुलर इनकम आनी चाहिए। आप कंपनी का जब शेयर्स लेते हैं तो उसमें से रेंट या डिविडेंड रेगुलर आएगा, ऐसा फिक्स नहीं है। हो सकता है उस कंपनी ने कोई बड़ी सी जमीन मुंबई में, दिल्ली में या कोलकाता में लेके रखी, राइट। आपके पैसे उस जमीन में गए और उस कंपनी ने सोचा इसका वैल्यू आज नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा, तो आपकी इनकम तो रुक गई, इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर रीट्स में होता है तो उसके रेगुलेशंस दोस्तों अलग हैं। रीट्स में सबसे पहले रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को जो इन्वेस्टमेंट करना होता है, जितना भी फंड उनके पास आता है, उसका 80% डेवलप्ड प्रॉपर्टीज में लेना पड़ता है। मतलब बिल्डिंग बन चुकी हो, उसको बिल्डिंग यूज परमिशन मिल चुकी हो और वह यूज हो पाए, ऐसी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि रेंट की इनकम फास्ट चालू हो जाए। और 20% अमाउंट ही रीट्स कंपनी जो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में डाल सकती है, जिसमें थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है। मतलब 80% ऐसी प्रॉपर्टी में डालती है जो ऑलरेडी बन चुकी हो, जिस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली रेंट पे दे सकते हो। और हाँ दोस्तों, जो भी इनकम रीट्स को आती है, जो भी पैसे एज अ इनकम रीट्स को आते हैं, उसमें से कुछ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको छोड़ के 90% इनकम सभी को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। मतलब जो भी रेंट आएगा कंपनी अपने पास नहीं रख सकती, खर्चे काट के 90% उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अब सवाल आता है कि सर अगर हम रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका टोटल मोटा मोटी रिटर्न कितना मिलता है? रिटर्न आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर हम अंदाज लगाएं तो जो रेंट होता है वो 5 से 6% आता है साल का, तकरीबन 5 से 6%। मतलब जो रेंट आएगा, रेगुलर डिविडेंड्स आएगा, वो 5 से 6% हो सकता है। और उसी के साथ दोस्तों, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया है रीट्स कंपनी ने, जो प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, उनका भी तो एप्रिसिएशन होगा। नॉर्मली प्रॉपर्टीज का एप्रिसिएशन हो सकता है 5 से 6% के आसपास। मोटा मोटी अगर हम देखें तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो रिटर्न है वो 8 से 12% के बीच में आने की संभावना होती है। जो रीट्स हैं वो अमेरिका में 1960 में एस्टैब्लिश हुए दोस्तों। अमेरिका में रीट्स का जो कामकाज शुरू हुआ वो 1960 से शुरू हुआ और पिछले कुछ सालों से इंडिया में शुरू हुआ है। इसीलिए बहुत सारी रीट्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये आएंगी और जैसे रीट्स बढ़ेंगी वैसे आपके लिए इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी बढ़ेंगे और बेटर होंगे। अगर आपने देखा इंडिया में कौन कौन सी रीट्स कंपनीज हैं तो उसमें कौन सी बेटर है, कौन सी अच्छी है, तो उसको कैसे सिलेक्ट करें। दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा, अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की रीट्स कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले
कि उनके पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसी हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं या नहीं हैं। तो रीट्स कंपनी के डाटा को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा उनके पास कौन से लोकेशन पे किस प्रकार की जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छे सिटी में हैं, अच्छे लोकेशन पे हैं तो अच्छी बात है। सेकंड, सिर्फ प्रॉपर्टी लेने से कुछ नहीं होता। आपने 100 दुकान ले ली और रेंट पे सिर्फ 20 गई, 80 खाली पड़ी है, तो क्या होगा? दुकानें आपको हैं लेकिन आपकी रेंट इनकम उतनी नहीं है। सो देखना पड़ता है कि उस कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, उसमें ऑक्यूपेंसी रेट कितना है। जैसे होटल में देखा जाता है, होटल में 500 रूम है लेकिन एवरेज ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है, कितने गेस्ट आते हैं, कितने दिन तक होटल का जो रूम है वो ऑक्यूपाई होता है, उसमें से इनकम जनरेट होती है। सो ऑक्यूपेंसी रेट देखना चाहिए। और देखना चाहिए कि ये जो रीट्स है उसके क्लाइंट्स कौन है, उन्होंने किसको प्रॉपर्टीज लीज पर दी गई है, रेंट पर दी गई है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को दी है तो रेंट भी तगड़ा आएगा, टाइम पर आएगा और एप्रिसिएशन भी होगा। तो रीट्स के क्लाइंट्स कौन से हैं, किस किस को उन्होंने प्रॉपर्टी दी है वो देखना है। और उसी के साथ उस रीट्स के कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, ट्रस्टी कौन है। तो जब आप देखेंगे कि उसमें बड़े माथे हैं, प्रमोटर्स अच्छे हैं, तो आपको लगेगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने जैसा है। अब सवाल आता है कि सर हमारे पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज रीट्स में डालना चाहिए। सो दोस्तों, अभी ये प्राइमरी लेवल पे है, मैच्योर नहीं हुआ है इतना, मार्केट इनिशियल फेज में है। तो आपके टोटल पोर्टफोलियो का तकरीबन 2 से 5% जो है इन्वेस्टमेंट आप रीट्स में कर सकते हैं। वह छोटे से अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं, 5,000, 10,000 या 25,000 रुपया हर महीना। अब साथियों, आपने पूरा वीडियो देखा, मेरा आपसे एक सवाल है, छोटा सा सवाल। अगर आपने वीडियो देखा, अगर आपको याद है, तो इस सवाल के जवाब को आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। सवाल यह है कि जो रीट्स कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट किस रेशो में करती है, कितना परसेंटेज डेवलप्ड प्रॉपर्टी में डालती है और कितना परसेंटेज अंडर डेवलप्ड प्रॉपर्टी में डाल सकती है या अंडर कंस्ट्रक्शन में डाल सकती है। सो इस सवाल को कमेंट में जवाब अवश्य दीजिएगा। और इस पूरे वीडियो को आपने देखा, एक कमेंट अवश्य कीजिएगा ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही ज़बरदस्त वीडियोस लाते रहें। आज आपने अपना कीमती समय निकाला और रीट्स के बारे में पूरी जानकारी ली। आप बढ़िया तरीके से इन्वेस्ट करते रहें, रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहें ताकि आपकी हेल्थ और वेल्थ बढ़िया रहे। आपने अपना कीमती समय निकाला और आज का यह वीडियो देखा, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।